नमस्कार, जय हिंद। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जीएस दृष्टि 2023 की हमारी सीरीज पर्यावरण और पारिस्थितिकी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी आप जानते हैं कि हर एक परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से और रोचक तरीके से चित्र चार्ट के माध्यम से आपको समसामयिक घटना चक्र की विशेषज्ञ टीम ने आपके लिए ये सारा कंटेंट प्रेजेंट किया है। मार्केट में ये किताब आपके लिए उपलब्ध है, उसको लेकर के आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग कल की जो क्लास में लास्ट पॉइंट आपको छोड़े थे, यहाँ तक हम लोगों की बात कल की क्लास में हो चुका था कि जो पारिस्थितिकी होता है यानी कि इकोलॉजी, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे इसमें स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी होता है, और जलीय पारिस्थितिकी में हम लोगों ने दो टाइप की बात किया था। एक को हम लोगों ने कहा था समुद्री जल पारिस्थितिकी, और दूसरे को हम लोगों ने कहा था स्वच्छ जल पारिस्थितिकी। तो यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट में हमने यहीं पर छोड़ा था, और ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये सब आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। इसके आगे की जो चर्चाएं हैं वो आज हम लोग अपनी क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट आपके लिए है। जैसे कि यहाँ पर आप जानते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, पारिस्थितिकी की संकल्पना के अनुप्रयोग के अलग अलग क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। जब हम लोग बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी की, तो इसका जो क्षेत्र होता है इसकी संकल्पना का, तो वो बढ़ जाता है जनसंख्या, जल संभरण प्रबंधन तक, जलवायु परिवर्तन तक भी इसका विस्तार आपको दिखलाई पड़ता है। आर्थिक नियोजन, प्रदूषण, वन जीव प्रबंधन, उद्योग और एग्रीकल्चर तक भी इसका प्रभाव आपको दिखलाई पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके संबंधित हैं पारिस्थितिकी तंत्र से ही। ये सारे पॉइंट्स आपको संबंधित हैं। यहाँ पर आप ध्यान से इस बात को समझिए कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, और इसमें आप देखिए तो विचारधाराएं इसमें आपको दो मिलती हैं, एक कार्ल मोबियस की और दूसरा है स्टेफन फोर्ब्स की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्ल मोबियस की जो है उसको कहते हैं बायोसिनोसिस, और इसके बाद स्टेफन फोर्ब्स की माइक्रोकॉस्म कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसके बाद में देखिए, जब हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो पृथ्वी को आप जानते हैं, पृथ्वी को अगर हम लोग बात करें तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी की अगर हम लोग बात करते हैं तो विशाल पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है। और वृक्ष का कोई भाग जैसे जड़ होता है, तना है, पत्तियों सहित जो शाखाएं हैं, ये बहुत ही छोटे पारिस्थितिकी तंत्र का एग्जाम्पल प्रेजेंट करती हैं। ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है, और सवाल आपको क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसके बाद में बात करें, अगर गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। भारतीय वन अधिनियम 2017, भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के द्वारा। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की एक इकाई के रूप में किया गया था साल 1988 में। तो ये भी आपके लिए कुछ फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या फिर अन्य जीवधारियों के रहने का जो स्थान होता है, हम लोगों ने कल की क्लास में भी इसकी चर्चा किया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवास कहते हैं, या इसको हैबिटेट कहा जाता है। और पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ा जाता है। ये पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिया है। अब इसके बाद में आप देखिए तो यहाँ पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से घटक होते हैं, हमारी जो इकोलॉजी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसकी चर्चा आपको यहाँ इस चार्ट में दिया गया है। इसमें आप देखिए तो अजैविक घटक और जैविक, ये दो प्रकार के इसमें के कंपोनेंट होते हैं। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कार्बनिक घटक हैं और अकार्बनिक घटक, और इसके बाद यहाँ पर अगला है आपका, यहाँ पर देखिए तो पहले जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक है। तो अजैविक और जैविक घटकों में यहाँ पर देखेंगे तो अजैविक घटक के फिर से तीन पार्ट बतलाए गए, और इन तीन पार्ट्स में आप देखेंगे तो भौतिक या जलवायुवीय घटक है, इसके बाद अकार्बनिक घटक, और फिर होता है कार्बनिक घटक।
जब बात करते हैं जैविक घटक की तो इसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। इसमें आप देखेंगे तो जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे हैं, उपभोक्ता जो होते हैं वो जंतु होते हैं आमतौर पर, और अपघटक जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का, इकोलॉजी का जो है ये जैविक घटक माने जाते हैं। अजैविक घटकों की बात कर लेंगे तो इसमें भौतिक में क्या क्या आएगा, जैसे प्रकाश है, तापमान है, आर्द्रता है, वायुमंडलीय दबाव, स्थलाकृति और वायु होते हैं। इसके बाद अकार्बनिक घटक की बात करेंगे तो यहाँ पर वायुमंडलीय गैसें हैं, जल मृदा है, इसके बाद खनिज है, चट्टान है और तत्व है। और इसके बाद जो कार्बनिक घटक होते हैं इसमें आमतौर पर शामिल किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस और यूरिया, लिपिड और वसा। तो इस तरीके से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। तो अगर कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी की बात करेंगे तो इस तरीके से आपको इस चार्ट के माध्यम से सारी बातें बतलाई गई हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। इसके बाद देखिए जब हम लोग इसके आगे की पॉइंट की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द है यहाँ पर देखिए तो इसकी संकल्पना जो थी वो सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था, तो 1935 में एजी टॉन्सले ने किया था। कई बार आपके टेट के एग्जाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा कई जो वनडे एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी ये सवाल आपसे पूछा गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले किसने दिया था, तो 1935 में एजी टॉन्सले के द्वारा। और पारिस्थितिकी तंत्र में अगर आप देखें तो प्राकृतिक रूप से स्थलीय और जलीय तंत्रों का या कृत्रिम तंत्र का एक विशेष प्रकार है। रचना इसमें अजैविक और जैविक घटकों से बना होता है। परिवर्तन आकार के अनुसार है, विशेष रूप में खुला तंत्र होता है और आकार में विभिन्नता पाई जाती है। ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसके बाद में देखेंगे जब हम लोग परितंत्र की बात करते हैं तो परितंत्र में इकोसिस्टम की जब बात करें तो परितंत्र को क्या कहा जाता है, तो विशेष और पहचान योग्य कोई स्थान या क्षेत्र, जैसे वन होते हैं, चारागाह, रेगिस्तान है, दलदली क्षेत्र है, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। और यह किसी क्षेत्र के पर्यावरण के निर्जीव पदार्थों जैसे मिट्टी होती है, वायु है, जल है, इन सभी को एक साथ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीवित समुदाय को ही क्या कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम या परितंत्र इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको यह डेफिनेशन समझनी है कि क्या होता है और किस बात को यह इंडिकेट करता है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपके लिए है, यहाँ पर आपको देखिए एक फिगर के जरिए सारी बातें, सारे पहलुओं को एक बार समझाने की कोशिश की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं क्या क्या हैं, जैसे व्यवसाय सेवाएं हैं, विनियमित सेवाएं हैं, इसके बाद समर्थन सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं हैं, संरक्षण सेवाएं, तो ये सभी हैं। इसके बाद में अगर देखेंगे तो खाद्यान्न होता है, जल, फाइबर, लकड़ी, तो ये सारे आपको यहाँ पर एक क्षेत्र दे दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र की क्या क्या सेवाएं होती हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो जयमंडल यानी कि बायोस्फीयर की अगर बात करते हैं तो जयमंडल का मतलब क्या होता है, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जो तीनों का जो पार्ट होता है उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर, जहां सभी प्रकार के पौधे और जीव जंतु विद्यमान होते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। पृथ्वी के चारों ओर आवरण मंडल के रूप में ये व्याप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसको हम यहाँ पर एक को जल मंडल कह रहे हैं, दूसरे को हम लोग जयमंडल, फिर इसके बाद स्थल मंडल और वायुमंडल है, तो इसका मतलब जो ये वाला पार्ट है जो तीनों में कॉमन हो, जहां पर तीनों में जो कॉमन होगा उसी एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसी एरिया को हम लोग जयमंडल या बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि जयमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जो कि जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल इन तीनों में समान रूप से पाया जाता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर हैं। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले संघटक जो होते हैं उनको कहा जाता है स्वपोषित। स्वपोषित और परपोषित ये दो होते हैं। जो परपोषी होते हैं वो अपने आहार, अपने जो उनका न्यूट्रिशन होता है उन सभी के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करने वाले, पॉइंट आपको यही है कि जो स्वयं निर्मित करने वाले होते हैं इन्हीं संघटकों को हम
हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्वपोषित। इसके बाद देखिए मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में कौन है, धान के खेत, एक्वेरियम इत्यादि होते हैं। मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये एक्वेरियम और धान के खेत होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ऐसे भी सवाल मिल सकते हैं, समुद्री जल में सर्वाधिक लवण व्याप्त होता है कौन सा, तो सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। एक्वेरियम आप जानते हैं जैसे घर में जो ग्लास का घर एक बना करके उसमें मछलियों को पाला जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट में आप देखिए तो यहां पर आपको पॉइंट दिया गया है वनोन्मूलन के मूल कारण पारिस्थितिकी असंतुलन की अगर बात करते हैं तो पारिस्थितिकी जो असंतुलन है यानी कि जो आपने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्य, इन सभी के बीच में जो एक सिस्टम बना है, एक दोनों के बीच में एक संबंध बना है, अंतर संबंध, उसी को पारिस्थितिकी कहा गया। और इसमें अब असंतुलन अगर है तो ये असंतुलन की वजह क्या होती है, तो मूल कारण इसका होता है वन का उन्मूलन, और इसके बाद कुछ अन्य छोटे छोटे कारण भी जिम्मेदार हैं, जैसे डिजर्टिफिकेशन होता है यानी कि मरुस्थलीकरण है, वर्षा की परिवर्तनीयता है, इसके बाद बाढ़ है और अकाल है। तो ये सभी क्या होते हैं, इसको छोटे स्तर पर प्रभावित करने वाले कुछ अलग अलग कारक होते हैं। इसके बाद देखेंगे यहां पर तो पारिस्थितिकी तंत्र में आप देखेंगे तो दो टाइप के पारिस्थितिकी तंत्र बतलाए गए, एक को कहते हैं नेचुरल, दूसरे को कहते हैं कृत्रिम या मानवकृत, या इसी कहा जाता है आर्टिफिशियल। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राकृतिक वाला है इसमें भी दो होते हैं, एक स्थलीय होता है और दूसरा जलीय होता है। स्थलीय की बात करेंगे तो वन है, घास है, मरुस्थल है, और इसमें अगर जलीय की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अलवणीय होता है, एक इसमें लवणीय हो जाता है। जब हम लोग अलवणीय की बात करते हैं तो इसमें एक झरना है, झील है और तालाब, और फिर इसके बाद जब लवणीय की बात करते हैं तो ये होता है समुद्र और लवणीय झील। तो यहाँ से आपको ये सारे पॉइंट जरा देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो दो प्रकार के हो गए, एक को हम लोग क्या कहें, एक को हम लोगों ने कहा एंथ्रोपोजेनिक या फिर मानव निर्मित होता है या कृत्रिम होता है, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट मिले, और इसमें आप देखेंगे तो जो नेचुरल वाला है इसमें स्थलीय और जलीय दो हो गए। स्थलीय वाले को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वन होता है, घास के स्थल या चारागाह है या मरुस्थल है। इसके बाद में जली की बात करेंगे तो जली में भी दो प्रकार के अलवणीय और लवणीय हो गए। अलवणीय की बात करेंगे तो तालाब, झील और झरने, और इसके बाद में लवणीय की बात करेंगे तो लवण, झील और इसके बाद समुद्र यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो नेचुरल वाले हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और कृत्रिम की अगर बात करते हैं तो कृत्रिम में आपके कृषि के खेत होते हैं, खलिहान हैं, इसके बाद जल जीवशाला है और अंतरिक्ष यान है। तो ये सभी क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं यानी कि एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। ये सारा जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट पॉइंट में इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, जयमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, इसका एक खुला तंत्र है। आपसे सवाल पूछा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र किस प्रकार का तंत्र बनाता है, तो यह एक खुला तंत्र होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद ऊर्जा और पदार्थों का सतत निवेश और उससे बहिर्गमन, फिर इसके बाद ऊर्जा का एक दिशा में प्रवाह होता है। पांचवें नंबर पर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा के द्वारा चालित, जैसे सौर है, भूतापी, ज्वारीय, जैव, ये सभी ऊर्जा के अलग अलग सोर्सेस हैं। और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक जो है वो होता है इंसुलेशन। पदार्थों का गमन चक्रीय रूप में संपादित होता है, और इसके अलावा बढ़ते पोषण स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी यानी कि प्रोग्रेसिव क्षय होता है। ये आपको देखने को मिल गया कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी क्या अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से दिख गया है। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अगले पॉइंट की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको होता है परिच्छोपयोगी जो आपके फैक्ट हैं, इसकी चर्चा हम लोगों को करना है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको पॉइंट क्या मिल गया है, पहला कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक किसको कहा जाता है, तो ये होते हैं आपके कार्ल रिटर होते हैं।
और इसके बाद वर्तमान समय में सस्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां पर प्रकृति में मानव क्रियाओं के द्वारा परिवर्तन हुआ है 50% से कम, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सस्य क्षेत्र कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है सस्य क्षेत्र के लिए मानव क्रियाओं के द्वारा कितना परिवर्तन होना आवश्यक होता है, तो 50% से कम अगर होगा तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सस्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहां पर देखेंगे तो सतत और स्थानीय विकास संबंध रखता है किससे, नवनियतिवादी अवधारणा से इसका संबंध होता है। और इसके बाद में आप देखिए तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और क्या है, तो परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता, परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता दोनों में कमी लाती है कौन, सूर्यातप की कमी। और इसके बाद में सामान्य तौर पर परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है किससे, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर आती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, सामान्य तौर पर परितंत्र की उत्पादकता और जैव विविधता में कमी आती है निम्न अक्षांशों से, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन से कहां तक, उच्च अक्षांश का मतलब होता है पोलर रीजन। तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना। इसके बाद चलिए अब यहां पर बात कर लेते हैं कुछ और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वायु का घनत्व तो सबसे कम होता है कहां पर, तो वो होता है आपका एक्सोस्फीयर में। समताप मंडल के निचले सतह पर कभी साइरस बादल दिखलाई पड़ते हैं और इन बादलों को कहा जाता है मदर ऑफ पर्ल या क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आप देखिए जैसे कि अगर कभी कभी आपको दोपहर के टाइम पर सन में कुछ इस तरीके से हैलो आपको दिखाई देता है, तो इस तरीके से अगर कहीं कहीं पर आपको हैलो दिखाई देता है तो उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी साइरस क्लाउड ही होते हैं, उसमें भी साइरस क्लाउड होते हैं। और यह आमतौर पर आपको दोपहर के समय में दिख जाता है और तब दिखता है जब वायुमंडल में नमी होती है, वायुमंडल में नमी होती है तभी ये दिखलाई पड़ता है। और ये जो खगोल विज्ञान हमारा है इसमें यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है। और आज के दोपहर में आपने सूर्य को इस तरीके से जरूर देखा होगा, तो यही वाला वो रीजन होता है। और इसमें किस प्रकार के बादल होते हैं, तो साइरस क्लाउड होते हैं, वायुमंडल में नमी की वजह से ऐसा होता है दोपहर के टाइम पर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अब आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में एकाएक अगर गिरावट होती है तो वो कहां पर होता है, ये घटना होती है आपको मध्य मंडल में। और पृथ्वी पर जीवन संभव है तो ये किसकी वजह से है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, यानी कि वायुमंडल की वजह से। तो ये सारे पॉइंट देखिए आपके एग्जाम के लिए बड़े जरूरी हैं, यहां से आपने ये सारे पॉइंट्स को देख लिया है। अब इसके बाद यहां पर आप देखिए तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता क्या होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का मतलब किसी क्षेत्र में प्रति समय इकाई में जैविक पदार्थों की वृद्धि दर का जो इंडिकेशन होता है। प्राकृतिक परितंत्र जो होता है इसमें पूरी तरीके से सौर विकिरण पर निर्भर होता है यह। और इसमें देखेंगे तो सौर विकिरण और ऊर्जा सहायकों में जैसे वैकल्पिक सोर्स में हवा होता है, वर्षा, ज्वार भाटा है, इन सभी पर निर्भर करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सूर्य विकिरण पर निर्भर होते हैं, जंगल में घास के मैदान होते हैं, समुद्र है, झील है, नदियां हैं, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, तो वो इंसोलेशन पर। और जो आपको प्राकृतिक के अलावा प्राकृतिक में मिलते हैं जैसे सौर विकिरण और ऊर्जा सहायकों में जो अन्य सोर्स होते हैं हमारे एनर्जी के, तो उसमें आप जानते हैं कि उदाहरण के एग्जांपल के तौर पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, ज्वार नदमुख होते हैं, कोरल रीफ होते हैं, ये सभी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखिए मनुष्य निर्मित जो परितंत्र है वो होता है सौर ऊर्जा पर निर्भर, जैसे खेत आप देखते हैं, तालाब है, एक्वाकल्चर है। और इसके बाद में जीवाश्म ईंधन पर जो निर्मित है उसमें आता है नगरीय और औद्योगिक परितंत्र, ये आपके लिए जरूरी। अब इसके बाद देखिए पर्यावरण अपकर्षण क्या होता है, तो पर्यावरण अपकर्षण का सीधा सा मतलब होता है कि पर्यावरण में कैसे भी अगर क्षति हो रही है तो क्षति होने का यानी कि उसमें कमी लाने की वजह क्या होती है, प्राकृतिक आवास का विनाश, इसके बाद जैव विविधता की हानि और इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन सभी की वजह से हुआ है
पर्यावरण को क्षति। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बायोडाइवर्सिटी। जब हम लोग बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की तो इसका मतलब क्या होता है, जब बायोडाइवर्सिटी को जानेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो एक निश्चित क्षेत्र है और उस निश्चित क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतुओं की जितनी अधिक प्रजातियां होंगी उसी को हम लोग कहते हैं कि ये जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया होता है। जहां पर एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कम जीव जंतु या वनस्पतियां पाई जाएं तो वहां पर क्या कहा जाता है कि यहां पर जीव जंतुओं और वनस्पतियां कम होने की वजह से जैव विविधता में कमी आती है। अब इसके बाद देखिए, जब इसमें कमी आएगी, जैव विविधता की हानि होगी तो पर्यावरण को क्षति होगी और जैव विविधता को प्रभावित करने के लिए जो आपका ये प्राकृतिक आवास का विनाश है, प्राकृतिक आवास का जो अलग अलग तरीके से विनाश होता रहता है, इसकी वजह से प्राकृतिक आवास का जो विनाश है यही जो होता है ये जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है उसमें कमी करने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण करेंगे तो इससे भी क्या होगा, असंतुलन होगा और पर्यावरण को नुकसान होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। अब इसमें देखेंगे एक्वाकल्चर जो है ये क्या होता है और भिन्नता क्या है। तो जलीय जंतुओं और पौधों का कृत्रिम संवर्धन करना ही क्या होता है, एक्वाकल्चर। जैसे इसमें आप जानते हैं एक्वेरियम जो होता है, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, जो परितंत्र का निर्माण होता है खास करके वो आर्टिफिशियल, उसमें आपने एक्वेरियम की बात किया था। भिन्नता क्या होता है, मत्स्यिकी से समुद्र और अलवणीय जल से खाद्य का निष्कर्षण। महत्व इसका क्या है, व्यावसायिक दृष्टि से अलवणीय और लवणीय मछलियों और जलीय पौधों की खाद्य प्रजातियों का संवर्धन किया जाता है। इसके बाद में देखिए तो अगले पॉइंट में आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट में आप देखिए तो यहां पर एक सवाल आपसे पूछा गया है कि क्या आप जानते हैं, तो यहां पर आप देखिए क्या पॉइंट दिया गया है कि सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का तकरीबन 33% भाग क्या होता है, वायुमंडल तंत्र से परावर्तित हो जाता है। या फिर क्या आप जानते हैं कि बची हुई जो 70% एनर्जी होती है पृथ्वी के वायुमंडल में एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इनमें से 19% ऊर्जा वायुमंडल में है और बाकी की जो है वो पृथ्वी की सतह पर अवशोषित हो जाती है। ये आपको एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कितना मिलती है, सारी ऊर्जा का सोर्स क्या है, वो होता है सन। कितना आता है, तो इसमें आप देखिए आने वाली सौर ऊर्जा का 30% जो पार्ट होता है वायुमंडल तंत्र से परावर्तित, इसका जो बची हुई 70% है वो वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है और इनमें से 19% ऊर्जा जो होती है वायुमंडल में है और बाकी पृथ्वी के धरातल पर अवशोषित हो जाती है। इसके बाद में आप देखिए तो यहाँ पर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था क्या कहलाती है, स्वसामय व्यवस्थिकी। इसमें क्या होता है, इसमें है आपका अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होती है निजी उत्पादकता। ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इस पॉइंट को अगर आप फिर से देखें तो यहां पर आपको मिल जाएगा परीक्षोपयोगी जो पॉइंट आपको दिए गए हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्निर्मित नियंत्रण की व्यवस्था क्या कहलाती है, स्वसाम्य व्यवस्थित क्रियाविधि कहलाती है। और इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता होती है कैसी, निजी उत्पादकता इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे अगले पॉइंट में, तो अगले पॉइंट में आपको दिया गया है परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। जो परितंत्र हमारा है इसकी जो उत्पादकता है इसको कौन प्रभावित कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो इंसोलेशन होता है यानी कि सूर्यातप, मृदा की प्रकृति क्या होती है, वर्षा की मात्रा, जलवायु है, पोषक तत्वों की उपलब्धता। तो ये सभी जो कारक होते हैं ये हमारे परितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए तो पर्यावरण से संबंधित कुछ जो करंट अफेयर्स हैं इसमें आप देख लीजिए। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे सितंबर 2022 में भारत के 3 शहरों, इनमें से यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। इसमें से है वारंगल तेलंगाना का, त्रिशूर है और इसके बाद नीलांबूर है केरल का। तो ये 2 स्टेट हैं। स्टेट का नाम कितना होगा, 2, और शहरों का नाम होगा 3। कौन कौन से, तेलंगाना का वारंगल है और केरल का
त्रिशूर है और नीलांबूर है। और इसके बाद देखें सितंबर 2022 में भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है। किसने? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए सितंबर 2022 में ओडिशा के द्वारा वर्षा जल संचयन के लिए एक योजना को प्रारंभ किया गया जिसका नाम है छाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि छाता जो योजना शुरू की गई है वो कहां पर की गई है, किस स्टेट में है। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओडिशा में। और इसके बाद में अगर ये सवाल पूछा जाए कि छाता पहल जो है वो किससे संबंधित होती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है किसके लिए? वर्षा जल के संचयन के लिए। तो यहां पर छाता का मतलब क्या है? कम्युनिटी हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफायर। तो यहां पर आपको छाता का पूरा नाम भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है। इसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगले पॉइंट में आपको दिया गया है, अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको देखना है नेक्स्ट पॉइंट में, अगले पॉइंट में आप देखिए तो यहां पर एक खाद्य जाल दिया गया है। खाद्य जाल में आप देखेंगे तो किस तरीके से खाद्य जाल का निर्माण होता है। तो खाद्य जाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, पहले हम लोगों को देखना है प्राथमिक उत्पादक देखना है। तो प्राथमिक उत्पादक में क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, हिरन हो जाता है। इसके बाद में इसको कौन करता है, तो ये ले लेता है शेर। और इसके बाद में देखेंगे तो प्राथमिक उत्पादक से यहां पर भी आता है प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्राथमिक उत्पादक अगर पेड़ पौधे पत्तियां हैं तो इसको जो पशु होते हैं उसको खाते हैं, और इनको कौन करता है, तो शेर खा लेता है। तो इस तरीके से आप देखिए प्राथमिक उत्पादक में यहां पर भी देखेंगे तो कई सारे ये खाद्य श्रृंखला का क्रम बन जाता है, कौन किसको खाता है। इस तरीके से ही ये पूरी खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपने एक देख लिया टिड्डा है, फिर चिड़िया है, फिर नेवला है, इसके बाद यहाँ पर गिद्ध दिया गया। तो इस तरीके से आप देखिए तो पूरा का पूरा ये सिस्टम क्रिएट होता है, और किस तरीके से वृक्ष, घास, स्थल, पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला का क्रम होता है। तो इस तरीके से आपने इस फिगर के जरिए अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब यहां पर आप देखिए तो एक पॉइंट आपको देखना है, मानव रूपांतरित परितंत्रों के उदाहरण कौन कौन से हैं। यहां पर आप देखिए तो परितंत्र के काम क्या क्या होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, पोषकों का चक्रण कैसे होता है, पारिस्थितिकी अनुक्रम या परितंत्र का विकास, और इसके बाद में होता है समस्थापन या पुनर्भरण नियंत्रण प्रणालियां। तो ये आपके लिए जरूरी होता है। परितंत्र में क्या समाहित है ये सारा आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या समाहित होता है, तो अजैविक, जैविक घटक होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी के अलग अलग टाइप आपको यहाँ पर बतलाए गए हैं। तो ये आपको यहाँ पर पूरा ये चार्ट के माध्यम से सारी बातें समझाई गई। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। मानव रूपांतरित परितंत्रों के एग्जाम्पल की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाते हैं। जैसे एक होता है आपका कृषि परितंत्र होता है, दूसरे में आपका होता है वृक्षारोपण, इसके बाद है नगरीय परितंत्र, इसके बाद होता है आपका एक्वाकल्चर, फिर इसके बाद देखेंगे तो ग्रामीण परितंत्र है या रूरल इकोसिस्टम होता है, इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है इंडस्ट्रियल एरिया, और इसके बाद होता है प्रयोगशाला संवर्धन लेबोरेटरी कल्चर्स होते हैं। तो इस तरीके से जितने एग्जाम्पल हैं मानव परितंत्र, मानव रूपांतरित परितंत्रों के जो एग्जाम्पल थे उसको आपने यहां पर देख लिया है। इसके बाद आप देखें तो मानव द्वारा निर्मित परितंत्रों की क्या विशेषताएं होती हैं, जो मनुष्यों के द्वारा परितंत्र को क्रिएट किया जाता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सब पहला है इसकी विशेषता कि यह अत्यधिक सरल होता है। इसके बाद में देखेंगे सौर ऊर्जा पर यह निर्भर नहीं होता है, न्यूनतम प्रजातीय विविधता इसमें पाई जाती है, सरल और लघु खाद्य श्रृंखलाएं हैं, रोगों के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है, उत्तरजीविता के लिए मानवीय सहायता पर निर्भर होते हैं, और इसके बाद में मृदा अपरदन के प्रति संवेदनशील भी होते हैं। तो ये मानव निर्मित जो परितंत्र होता है उसकी ये प्रमुख विशेषताएं आपको यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए तो अगला पॉइंट आपको दिया गया है प्राकृतिक परितंत्रों में रूपांतरण या क्षरण का क्या वजह हो सकता है।
तो आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि है, मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि और जीवन शैली में परिवर्तन, ये होता है आपका प्राकृतिक परितंत्रों में रूपांतरण या क्षरण का क्या वजह होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो जलीय परितंत्र में सामान्यतः उत्पादकता का प्रमुख निर्धारक तत्व कौन सा होता है, तो वो होता है प्रकाश। जलीय परितंत्रों में उत्पादकता की सीमा निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है, तो वो होता है आपका नाइट्रोजन। इसके बाद स्थलीय परितंत्र में सर्वाधिक औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी होती है जल भराव और दलदली क्षेत्रों में और विषुवत रेखीय वनों में। इसके बाद देखेंगे जलीय परितंत्र में सबसे ज्यादा औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है शैवाल क्षेत्रों और प्रवाल में और एस्चुअरी वाले क्षेत्रों में। इसके बाद कार्बनिक पदार्थों की उत्पादित हुई कुल मात्रा क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी। और इसके बाद में प्रत्येक पोषण स्तर में सुलभ स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी जिसका अगले ऊपरी पोषण में प्रभाव पड़ता है। ये सारा आपने देख लिया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए तो एक क्षेत्र आपको दिया गया है पारिस्थितिकी उत्पादकता। तो उष्णकटिबंधीय वनों में 2000 होता है। इसके बाद में आप इस तरीके से देखेंगे ज्वार नदमुख में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में 1300। इसके बाद उष्ण सवाना क्षेत्र में कितना होता है, तो ये होता है 700। इसके बाद में एग्रीकल्चर एरिया में 650, घास के क्षेत्रों में 600 है, समस्त सागरीय क्षेत्रों में 155 और सबसे कम वाला आपसे पूछा जाता है ये होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। और ये आपको ध्यान में रखना है कितना होता है, 3 से लेकर के 70 तक होता है, ये काफी जरूरी है। ओडम 1959 के अनुसार विश्व की उत्पादकता स्तरों में विभाजन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो पार्ट्स दिए गए हैं ये आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं। उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश है, दूसरे पर है मध्यम पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश और तीसरे पर है आपका निम्न पारिस्थितिकी उत्पादकता प्रदेश। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र हैं, जलोढ़ मैदान, ज्वार नदमुख क्षेत्र और गहन कृषि क्षेत्र है, घास क्षेत्र, झीलें और खेत इसमें शामिल हैं। मध्यम में और निम्न में होते हैं गहरे सागरीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश और आर्कटिक क्षेत्र यहाँ पर शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में देखेंगे तो अगले पॉइंट में आपको है परितंत्र की उत्पादकता की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, तो कौन कौन सी श्रेणी है आपके लिए, तो प्राथमिक उत्पादकता है, इसके बाद द्वितीयक उत्पादकता है, इसके बाद निवल उत्पादकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 उत्पादकता की अलग अलग श्रेणियां और भी मिल जाती हैं। जैसे प्राथमिक उत्पादकता की बात करेंगे तो ये किससे संबंधित हैं, स्वपोषी उत्पादकों से संबंधित हैं, स्वस्थानीय रहती हैं, 2 आयाम इसके हैं। कौन कौन से, सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी और निवल प्राथमिक उत्पादकता होती है एनपीपी। एनपीपी जो होता है जीपीपी में से श्वसन दर को माइनस करने के बाद इसको निकाला जाता है। द्वितीयक उत्पादकता की बात करेंगे तो मांसाहारियों और परपोषियों से संबंधित है, गतिशील रहती है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। इसके बाद मांसाहारी स्तर पर संचित ऊर्जा की दर होती है, स्वस्थानीय नहीं रहती है, उपभोक्ताओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन के को द्वितीयक उत्पादकता भी कहा जाता है। ये भी आपके लिए एक जरूरी पॉइंट है। जैव पदार्थ की वह संचित दर जो परपोषियों के द्वारा उपयोग में नहीं लाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं निवल उत्पादकता। इकाई आवर्त काल में निवल प्राथमिक उत्पादकता और परपोषियों के द्वारा व्यय का अंतर होता है वो आपको निवल उत्पादकता से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपने ये सारी बातें सीख लिया कि परितंत्र की उत्पादकता की कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं, निवल उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता। इसके बाद में आप देखिए तो अगले पॉइंट में आपको दिया गया है, अगले पॉइंट में आपको ऊर्जा का प्रवाह दिया गया। ऊर्जा प्रवाह में आप देखेंगे तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख कार्य होता है इसका, अच्छा फंक्शन इसका है और इसमें ऊष्मागतिकी के 2 नियमों पर यह आधारित होता है। पहला नियम है
ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है और दूसरा नियम। तो पहले नियम के अनुसार अगर बात करें तो पहले नियम में क्या है, जो नियम होता है इसमें बताया गया कि ऊर्जा न तो निर्मित होती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ऊष्मागतिकी का नियम होता है, थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, इसमें आपको एक नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को कभी भी बनाया नहीं जा सकता है। फर्क इतना है कि न ही इसको नष्ट कर सकते हैं, एक अवस्था से दूसरी फॉर्म में इसको केवल कन्वर्ट करवाया जा सकता है। सौर ऊर्जा जो है इसको भोजन और ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन न तो इसको पैदा किया जा सकता है और न ही इसको नष्ट। दूसरा नियम कहता है कि ऊर्जा का स्वतः स्थानांतरण तब तक नहीं होता जब तक कि ऊर्जा का क्षय किसी ऊर्जा के केंद्र से न हो। और यहाँ पर है परितंत्र में भोज्य ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव से दूसरे जीव में होता है। तो यहाँ पर अब इसका फर्क देखिए क्या पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको दिया गया है खाद्य श्रृंखला। खाद्य में क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका परिभाषा है ऐसे पदार्थ जिनके सेवन करने से जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य कहते हैं या फूड कहते हैं। इसके बाद जिसमें वनस्पतियां होती हैं, तो वनस्पतियां कैसी हैं, ये होती हैं स्वपोषी, और जंतु जो होता है ये खाद्य के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला की जो हम लोग बात कर रहे हैं, फूड चेन की, तो इसमें आप देखिए सजीव प्राणी ऊर्जा के माध्यम से परस्पर संबंधित होकर आहार श्रृंखला की रचना करते हैं और परितंत्र में सभी खाने वाले और खाए जाने वाले जीव एक श्रृंखला में बंधे हुए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसके बाद में देखिए खाद्य श्रृंखला के कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तो खाद्य श्रृंखला के क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम लोग घास परितंत्र की बात करते हैं तो और इसमें उत्पादकता की बात करते हैं तो इसको कौन लेता है, प्रथम स्तर पर मांसाहारी, इसके बाद प्रथम स्तर के मांसाहारी, फिर यहाँ पर आपको शीर्षस्थ मांसाहारी दिए गए हैं। मतलब क्या है, फूल को जो यानी कि पौधे हैं इसको कौन खाते हैं, चूहे, चूहे को सांप, सांप को फिर बाज। इसके बाद इसी तरीके से आपको दिया गया है मांसाहारी परितंत्र जलीय क्षेत्रों की अगर बात करें तो कुछ इस तरीके से इनका सिस्टम चलता है। और अगर वनीय परितंत्र की बात करें तो यहाँ पर मांसाहारी जो प्राथमिक उत्पादक हैं यहाँ से लेकर के और लास्ट में आप क्या बढ़ेंगे, जो शीर्षस्थ मांसाहारी होते हैं, कुछ इस तरीके से इनका ये पूरा खाद्य श्रृंखला का सिस्टम बन जाता है। ये आपको यहाँ पर जरूरी है। अब इसके बाद में देखिए तो अगले पॉइंट में आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर कुछ जैविक घटकों की बात की गई है और इन जैविक घटकों को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको क्या बतलाया गया, उत्पादक जो प्रोड्यूसर होते हैं ये स्वपोषी हैं, उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर जो होता है वह परपोषी होता है या हेट्रोटॉप्स होते हैं या इनको भक्ष्यपोषी भी कहा जाता है, और जो अपघटक होते हैं यानी कि डीकम्पोजर होते हैं वो मृतपोषी या विघटक कहलाते हैं। इसमें क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको देखें तो जो जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करने में सक्षम होते हैं उनको हम लोग उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो पर्णहरित हैं, क्लोरोफिल धारण करने वाले पादप और नील हरित शैवाल। इसके बाद में जो कंज्यूमर होता है, जो जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए ऊर्जा की आवश्यकता इनको होती है और इस ऊर्जा की आवश्यकता के लिए किस पर निर्भर करते हैं, भोज्य के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर करते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है उपभोक्ता। अब यहाँ पर आप देखिए तो अगले पॉइंट में एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाक भक्षी जो होते हैं, इसमें है बकरी, गाय, हिरण, खरगोश, कीट, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता और इनको शाक भक्षी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पर देखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये है मांस भक्षी जिसमें बिल्ली है, बाघ है, चीता, चील, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी होते हैं आपके द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगले पॉइंट में आपको दिया गया है अपघटक, जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं, जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं,
मृत जीवों पर निर्भर होते हैं, मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डीकंपोजर कहते हैं। अपघटक मृत पदार्थों के अपघटन और पुनर्चक्रण के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसके अलावा एग्जाम्पल देखेंगे तो बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं और सूक्ष्म जीव। अक्सर आपसे यही एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं सवालों के रूप में कि इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, यानी कि डीकंपोजर के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बैक्टीरिया, कवक और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, यही आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखेंगे अधिकांश मृतपोषी सूक्ष्म जीवी और परपोषी प्रकृति के होते हैं। ये आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखेंगे आप अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपको पूरा ये क्षेत्र दिया गया है, घास स्थल परितंत्र की खाद्य श्रृंखला। आहार श्रृंखला में विभिन्न घटकों का जो सही क्रम होता है, ये अक्सर आपसे क्रम पूछे जाते हैं। जब क्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से आपको क्रम लगाना है, इसको एक बार जरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर उत्पादक होगा, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक और फिर उसके बाद होते हैं शीर्षस्थ मांसाहारी। जैसे घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प और सर्प को बाज या चील खाएगा। इस तरीके से आप देखिए मांसाहारी उपभोक्ता और शाकाहारी उपभोक्ता साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का ये क्रम होता है। और ये जो उत्पादक होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, खास करके जो क्लोरोफिल यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपनी भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसमें नील हरित शैवाल। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए तो यहाँ पर तितली के बारे में है, पुष्पी पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यहाँ पर संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में कार्य होता है। यहाँ पर स्थलीय पारितंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो यहाँ पर घास, टिड्डा, मेढक, सांप, चील होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बात करेंगे तो यहाँ पर पादप प्लवक होते हैं, प्लैंकटन होते हैं, जंतु प्लवक होते हैं। इसके बाद शाकाहारी मछली है, फिर इसके बाद मांसाहारी मछली है। तो अक्सर ये क्रम आपसे पूछा जाता है, किस तरीके से इनका जो तंत्र होता है, इसमें खाद्य श्रृंखला का कौन कौन सा लेवल या क्रम पाया जाता है, ये आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछे जाते हैं। कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आपसे पूछा गया है, बताया गया है कि जो आहार श्रृंखलाएं अधिकतर होती हैं कैसे, क्रमिक होती हैं। इसके बाद में विभिन्न वर्गों के जीव परस्पर संबंधित होते हैं जीव आहार के माध्यम से। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक सोपान पोषण स्तर कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में अगर देखेंगे पोषण स्तरों या सोपान या कड़ियों की एक संख्या सीमित होती है 4 से लेकर के 5 तक। इसके बाद देखिए थाइनेमैन ने खाद्य कड़ियों के समूह को नाम दिया था उत्पादक, अपघटक और रूपांतरणकारी। और यहाँ पर उत्पादक, अपघटक और रूपांतरकारी ये आपको ध्यान रखना है, किसने दिया, थाइनेमैन ने खाद्य कड़ियों को ये अलग नाम दिया था। ऐसे सभी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उनको कहा जाता है प्राथमिक पोषक या उत्पादक के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हरे रंग के जो लवक होते हैं यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं उनको पौधे हैं ये। और समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइलोप्लैंक्टन्स जो होते हैं पादप प्लवक, ये क्या होते हैं, मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। सवाल आपको पूछा जाएगा समुद्री खाद्य श्रृंखला में कौन पादप प्लवक, कौन इसमें क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं या मुख्य प्राथमिक उत्पादक। तो समुद्री खाद्य श्रृंखला में पादप प्लवक होते हैं या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकांश मात्रा के लिए जो उत्तरदायी है वो होता है फाइटोप्लैंक्टन। और इसके बाद अपघटक और उपभोक्ता दोनों की श्रेणी से संबंधित वाला जीव है ये चींटी, क्योंकि ये क्या करती है, अपघटक और उपभोक्ता दोनों के रूप में काम करती हैं। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे तो अगला पॉइंट आपके लिए है खाद्य श्रृंखला के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला में अलग अलग प्रकार आपको, जैसे चराई खाद्य श्रृंखला है
और अपरद खाद्य श्रृंखला है, ये आपको यहाँ पर दो इसके टाइप मिलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर पूरा दिया गया है अपरद खाद्य श्रृंखला या मृतोपजीवी आहार श्रृंखला। इसमें मृत कार्बनिक पदार्थ के बाद इसको प्रारंभ किया जाता है। चराई खाद्य श्रृंखला के बाद में प्रारंभ होती है। अपघटकों के द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है और ऊर्जा का जो स्रोत है वो मृत जैविक पदार्थ या अपरद होते हैं। ये पॉइंट भी आपके लिए जरूरी होगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो एक क्षेत्र आपको दिया गया है, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले पौधे हैं, इसके बाद अवशेष बैक्टीरिया इसको खत्म करेंगे। इसके बाद देखिए तो खरगोश जैसे भेड़िया हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये सिस्टम दिया गया है, चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला का संयोजन किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगले पॉइंट में, तो यहाँ पर चराई खाद्य श्रृंखला में क्या है, उत्पादकों से होकर शाक भक्षियों, मांस भक्षियों, और इसमें क्या है प्रत्येक सर्वाहारियों तक जाती है। कहां से शुरू होगा, उत्पादकों से होकर शाक भक्षियों, मांस भक्षियों और सर्वाहारियों तक जाएगी। इसके बाद प्रत्येक स्तर पर श्वसन, उत्सर्जन और विघटन के द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है और इस तरीके से एक सीधी सपाट और निश्चित खाद्य श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपरद श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो कचरा जैसे हैं। इसके बाद होते हैं कीट, इसको स्प्रिंग टेल कहते हैं, और इसके बाद मांसभक्षी और छोटी मकड़ियां होती हैं। फिर इसके बाद देखिए तो आपको हर एक पन्ने पर जो परीक्षोपयोगी पॉइंट्स दिए गए होते हैं ये आपके लिए जरूरी होते हैं और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जलीय परितंत्र में चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है ज्यादा, और स्थलीय परितंत्र में चराई की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाहित होती है ज्यादा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर तो खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब, तो ये समस्त आहार श्रृंखलाओं का संयोजन होता है। इसके बाद में ये बतलाता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में कौन किसका उपभोग करता है। इसके बाद में यह दर्शाता है पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों के बीच ऊर्जा और पोषणों का स्थानांतरण। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप ध्यान में रखिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो है, यहाँ पर भी आपको एक फिगर दिया गया है और इस फिगर के माध्यम से आप ये सारी बातें समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ये सभी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको दिया गया है। इसके बाद में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट और मिल जाता है, चार आहार श्रृंखलाएं जो ये प्रदर्शित करती हैं कि एक जीव विभिन्न पोषण स्तरों पर हो सकता है। तो एक ही जीव के जरिए अलग अलग पोषण स्तर भी आपको दिखलाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर पोषण स्तर की अगर बात करेंगे तो जैसे गेहूं होता है, फिर चूहा, सांप है, मोर है, मनुष्य है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा होता है और इसमें आप देखेंगे तो मनुष्य जो एक खुराफाती जीव है वो आपको हर एक स्तर पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रसायन संश्लेषी यानी कि केमिस्टोथेसिस जो होता है वो जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन सूर्य की ऊर्जा की बजाय पृथ्वी के भीतरी भागों में निर्मुक्त होने वाली जो ऊर्जा होती है सामान्य रसायनों से रसेशो संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। इसके बाद देखेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में किस बात का डिफरेंस पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों में डिफरेंस किस बात का होता है एक एक करके देखें। अगर फूड चेन और फूड वेब में तो इसमें क्या होता है, परितंत्रों में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है और इसमें क्या होता है कि विभिन्न परितंत्रों की खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संयोजन होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में, लेकिन जो खाद्य जाल होता है ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी अलग अलग मार्ग से होकर गुजरता है। और इसके बाद में इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता और अपघटक शामिल हो जाते हैं। इसके बाद में आप देखिए तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट मिले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कौन सा पॉइंट आपके लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पर दिया गया है पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक अगर माना जाए तो कार्ल रिटर को मानेंगे। वर्तमान समय में सस्य क्षेत्र किसको कहते हैं, जहां पर 50% से कम होता है। सतत और स्थानीय विकास संबंध रखता है किससे, नवनियतिवादी अवधारणा से। इसके बाद बहुस्तरीय उपभोक्ता या सर्वाहारी का एग्जाम्पल होता है मनुष्य। इसके बाद में आहार जाल की एक कड़ी को दर्शाता है आहार श्रृंखला।
और इसके बाद में आप देख लीजिए तो यहाँ पर कुछ अन्य पॉइंट आपको दिए गए हैं। ऊर्जा का प्रवाह, जब ऊर्जा के प्रवाह की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के कारण ऊर्जा का ह्रास होता है थोड़ा बहुत। और इसके बाद पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स जो है वो सूर्य, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है और ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय और एक ही दिशा में होता है। अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में, उत्पादक से प्राथमिक उत्पादकता उपभोक्ता की ओर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर। और इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर है द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा में ह्रास अवश्य होगा। अब इसके बाद में आप देखिए तो प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक छोटा सा अंश जो कि तकरीबन 10% होता है अगले स्तर के जीवधारियों को प्राप्त होता है। और यहाँ पर आपको बताना है कि अपघटनकारी कार्बनिक पदार्थ के अंश अपरत कहलाते हैं, ये आपको जानना चाहिए। और इसके बाद में मनुष्य सर्वभक्षी होने के कारण एक से अधिक पोषण स्तर के सदस्य होते हैं, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ तक की बात अपनी आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे। और ये जीएस दृष्टि 2023 की पर्यावरण और पारिस्थितिकी श्रृंखला की किताब हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास में हम लोग फिर से 12:30 बजे आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।